students, welcome to my channel, and today we will start chapter number 4 of science. The chapter is heat and its effects. तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर हम हीट और उसके प्रभावों के बारे में जानेंगे कि जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो वो आपको गर्म फील होती है, कई बार ऐसे ही आपको ठंडी चीज़ को छूने पे ठंडा फील होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट जो है उसके बारे में भी जानेंगे। नाउ हीट, व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि हीट जो है वो एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले यही याद रखना है, हीट क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का प्रकार है जो कि हमें हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी किसी भी चीज़ की को जब हम टच करते हैं तो हॉटनेस या कोल्डनेस जो फील होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट ओनली। आपने देखा होगा कभी कभी हम अपने हाथों को, दोनों हाथों को जब रगड़ते हैं, व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, हम हाथ जब दोनों साथ में रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। ये कैसे होता है? बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में यहाँ पे चेंज किया, वैसे दूसरी भी कुछ फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की जिनको हम हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके कुछ हम। व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी धुआं जो छोड़ती है गर्म छोड़ती है और गाड़ी गर्म होने लगती है। और इवन अगर आप साइलेंसर वगैरह पे हाथ लगा दें बाइक वगैरह के, तो आप देखते हो कि वो बहुत गर्म हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? हमने तो गाड़ी के अंदर क्या डाला था? फ्यूल डाला था। तो फ्यूल जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। तो फ्यूल जो है इट हैज़ सम केमिकल स्टोर्ड इन इट, केमिकल एनर्जी होती है उसके अंदर। और जब उसको जलाया जाता है तो उसके जलाने से हीट एनर्जी पैदा होती है, जिस कारण से हमारी गाड़ी जो है, भले ही 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, वो चलता है। सो यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो फ्यूल के अंदर स्टोर्ड है उसको चेंज किया गया हीट एनर्जी के अंदर। हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जिस प्रकार हमने देखा कि दूसरी प्रकार की एनर्जीज को भी हीट में चेंज किया जा सकता है, उसी प्रकार हीट एनर्जी को भी दूसरी एनर्जी फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन अ कार। जो हीट प्रोड्यूस होती है पेट्रोल के जलने से, उसको चेंज किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, एक कार के अंदर। यू हैव ऑल्सो रेड दैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी की डेफिनेशन जो आप जूनियर क्लास में और पहले पढ़ के आए वो यही है कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो इस कारण से हीट भी एक तरह की एनर्जी है, इसी कारण से हीट भी जो है वो वर्क परफॉर्म करती है, यानी कि काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन योर होम्स वी यूज़ फॉर कुकिंग फूड हीट, आयरनिंग योर क्लोथ्स ऑल्सो, हीटिंग वाटर। तो ये सब जगहों पे हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हीट एनर्जी का ही। हीट एनर्जी से ही खाना बनता है, इससे ही कपड़े आयरन किए जाते हैं। और गर्म पानी जो कि सर्दियों में आप यूज़ करते हो, दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी ओनली। हीट को मेज़र किया जाता है जूल्स के अंदर या कैलोरीज़ के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ जो होती है उसको मेज़र करने की एक यूनिट होती है। जैसे कि आप जब मार्केट में जाते हैं या आपसे पूछा जाए कि भाई आप एप्पल कितना लेके आए हो, तो आप हमेशा बोलोगे किलो में बोलोगे, 1 kg 2 kg किलोग्राम में बोलोगे। कोई बात करें आप गेहूँ क्या भाव पूछना है आपको कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वीट फ्लोर या वीट, तो आप यही पूछोगे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट। तो किलोग्राम जैसे होता है, जैसे कपड़ा लेने जाते हो तो उसको मीटर में लेते हो आप लोग, वैसे ही जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किलोमीटर में करते हैं। वैसे ही हम जब लिक्विड को ही लेते हैं, जैसे कि दूध आता है घर पे, तो दैट इज़ इन लीटर्स में उसको मेज़र किया जाता है। वैसे ही हीट को मेज़र करने की जो यूनिट है वो है जूल, या फिर उसको हम कैलोरीज भी कह सकते हैं। तो ऐसा ही यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। तो जूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ हीट। अब 1 किलो जूल, केजे का मतलब होता है किलो जूल। तो 1 किलो जूल का मतलब होता है 1000 जूल्स। एंड 1 किलो कैलोरी का मतलब भी होता है 1000 कैलोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू
4.184 जूल। तो यानी कि 1 कैलोरी का मतलब इतने जूल एनर्जी होता है। नाउ हियर यू कैन सी सम ऑफ द पिक्चर्स एंड यू कैन सी फर्स्ट वन, हीट ऑफ बर्निंग कोल वाज यूज्ड टू मूव स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोयले को जलाकर एनर्जी पैदा की गई। हीट ऑफ बर्निंग कोल इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। आप देख रहे हो थर्मल पावर स्टेशन जहाँ पर कोयले से बिजली पैदा की जाती है, तो कोयले को जलाकर यहाँ पर बिजली पैदा की गई है। और हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग पेट्रोल इज़ यूज टू ऑपरेट द इंजन ऑफ अ कार टू मूव। तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल को जलाया गया है ताकि कार चल सके। तो ये देखा हमने हीट क्या है। अब हम पढ़ेंगे आगे 4.1 के अंदर नीचे यूजेस ऑफ हीट। तो ये यूजेस के बारे में देख लिया हमने, और हीट के इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे, इसके क्या प्रभाव होते हैं। व्हेन यू हीट एन ऑब्जेक्ट मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस। To understand this, let us do a simple activity. Take a vessel and put a few pieces of raw vegetables into it. Fill the vessel up to the brim with water and close it tightly with a lid. Heat the vessel till water starts boiling vigorously. What do you observe? You observe that water becomes hot. As the water heats up further, it begins to overflow. That is, volume increases. Thus, heat causes expansion. As the water boils, steam also comes out of the vessel by pushing the lid. That is, water changes its state due to heat. After some time, pieces of vegetables gets cooked. Thus, a number of changes takes place during heat. तो heat जो है, जब हम किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर करने के लिए, जैसे आप सब्जी बनाते हैं, कुकिंग के समय जब मम्मी जब खाना बना रही होती है तो आपको कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसको समझो कि आप कोई भी सब्जी को आप कुकर में डाल के रख देते हैं, तो उसको कुकर को बंद करके जब हम उसमें पानी डाल के उसको सीटी लगवाते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कुकर को, तो क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं। पहला चेंज क्या आता है, जैसे ही आप देखते हो कि पानी उबलने लगता है, उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो पहला चेंज आता है कि हीट प्रोवाइड करने से पानी जो था उसके अंदर वो बॉयल होने लगा, वो उबलने लगा। फिर दूसरा चेंज यहाँ पर क्या दिखता है हमको कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है उसकी अंदर, यानी कि अंदर हमने जितना पानी डाला था वो पानी तो हमने उतना ही डाला था जो उसके अंदर रह सके, लेकिन अब क्या हुआ है, अब सीटी बजने लगी है क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर पहला हमें ये पता लगा कि हीट जो है इससे एक्सपेंशन होती है, यानी किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो एक्सपैंड होगी, यानी कि वो ज़्यादा जगह रोकेगी बाद में। तो यहाँ पर कुकर के अंदर जगह कम पड़ रही थी, इसीलिए वो जो था वो एक्सपैंड हो गया, उसमें से सीटी बाहर निकलने लगी, जो क्या बोलते हैं, भाप। और वाटर बॉयल जैसे जैसे होता है तो स्टीम जो है वो भी पानी बाहर आने लगती है। इसका मतलब पानी जो था उसकी स्टेट भी चेंज हो गई, यानी कि पानी पहले हमने तो लिक्विड स्टेट में डाला था उसके अंदर, लेकिन अब वो क्या बन गया है, वो बन गया है स्टीम। तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज होगी। तो पहला हमने देखा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, दूसरा हमने देखा उसकी स्टेट चेंज हुई, और तीसरा हम देखेंगे उसके अंदर जो वेजिटेबल हमने डाला था, जो भी सब्जी हमने रखी थी, वो गल गई है, वो पूरे तरीके से पक गई है। इसका मतलब हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हीट ओनली। सो वी से दैट हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज। हीट जो है उससे क्या क्या होता है, उससे टेम्परेचर में बदलाव आता है, स्टेट उसकी जैसे कि लिक्विड से वो गैस बन गया, यानी कि वेपर बन गया, तो स्टेट में बदलाव आता है, एक्सपेंशन एक्सपैंड होता है, और केमिकल चेंजेस भी इसके अंदर होते हैं। तो हीट जो है वो बहुत सारे काम करता है, जिसमें हम पहला जानेंगे भी एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन इज़ वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हीट। इसको और डिटेल में जानेंगे। एक्सपेंशन जो है वो हीट का एक इफेक्ट है। ऑल द सब्सटेंसेज वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। यानी कि भले आप कोई सॉलिड चीज़ ले लीजिए, लिक्विड ले लीजिए, गैशियस फॉर्म में कोई चीज़ ले लीजिए, जब उसको गर्मी दी जाएगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, जब उसको ठंडा किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि गर्म करने पे वो एक्सपैंड हो जाएगा, फैल जाएगा, और ठंडा करने पे वो सिकुड़ जाएगा। आपने देखा होगा मोस्टली जब हम कोई चीज़ को कट कर रहे हैं, सपोज देखिए आप किसी चीज़ को काट रहे हो तो आपसे वो कट नहीं रही है प्रॉपर्ली। जैसे आप चक्कू से किसी पाइप को ही काट रहे हो तो आप क्या करोगे, उस पाइप को थोड़ा गर्म कर लो या फिर अपने चक्कू को थोड़ा गर्म कर दो तो तुरंत वो मतलब उसको काट देगा। यानी कि पाइप जो होती है हमारी, खासकर इसका एग्जांपल मैं अगर दूं आपको कि जैसे गर्मियों के दिनों में जो पाइप होती है जिससे आप अपने गार्डन में पानी डालते हो, वो पाइप को जब आप सीधा करोगे वो काफ़ी टाइट कड़क मिलती है आपको। उसको सीधा करने में काफ़ी मुश्किल होती है, उसको फोल्ड करने में भी काफ़ी मुश्किल होती है, सख्त होती है, क्योंकि सर्दी के दिनों में वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन जब उसको गर्मी के दिनों में आप हॉट वेदर के अंदर, समर सीजन में आप उसको उठाओगे तो एकदम सॉफ्ट, एकदम सीधी सीधी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन
इफेक्ट ऑफ हीट, की गर्मी के कारण एक्सपैंड हुई है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ इन सॉलिड, सॉलिड्स के अंदर एक्सपेंशन को हम लोग और डिटेल में जानते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर पैक्ड क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड्स जो होते हैं उसके आपको एक्सपेंशन के बारे में पता ही है कि सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, इनके एक दूसरे के साथ ऐसे सटे होते हैं कि आपस में उनका गैप ही नहीं होता है, यानी कि पूरे तरीके से उसके अंदर भरे रहते हैं, यानी कि कितना टाइट होता है, यानी कि गैप होता है इन इंटर मॉलिक्यूल स्पेस ऑलमोस्ट जीरो होता है उसके अंदर। द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड्स के अंदर ये फिक्स्ड होते हैं, मॉलिक्यूल मूवमेंट कर ही नहीं सकते, वो पैक होते हैं। आपको याद है ना वो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था जूनियर क्लास में भी, जिसमें हमने इसके अंदर डॉट डॉट काफ़ी सारे देखे थे। तो डॉट लगाने से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको बहुत सारे डॉट्स जो सॉलिड के अंदर देखने को मिल रहे थे। तो बहुत सारे डॉट्स का मतलब कि वो सॉलिड जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड है। स्पेस जो होती है इनके बीच में, जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, क्योंकि अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच के स्पेस को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये सॉलिड्स के अंदर मिनिमम होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है सॉलिड्स के अंदर, और हम कह सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नज़रअंदाज कर सकें, इतनी होती ही नहीं है कुल मिला के हम बोले तो। दस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसी कारण से जब गैप नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। These molecules vibrate only about their mean positions, यानी कि वो वाइब्रेट अपनी जगह पर ही थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं, इससे ज़्यादा वो अपनी जगह को बदल नहीं सकते हैं। When you heat a solid, the movement of these molecules increases. This increases the average distance between the molecules. जब आप ऐसे सॉलिड को गर्म कर देते हो तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो डिस्टेंस होता है एक दूसरे के साथ उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। Thus the space occupied by molecules increases. तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो उनको ज़्यादा मिलती है, बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ हीटिंग। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इंक्रीज, तो हीट करने से सॉलिड की वॉल्यूम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखनी है कि जो एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहेगा। समझो कि आपका कोई भी सॉलिड है और ये पूरा भरा हुआ है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल से भरे होने के कारण इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। लेकिन जब हम इसको गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको थोड़ी जगह मिलेगी, क्योंकि ये एक्सपैंड हो जाएगा, सॉलिड फैल जाएगा थोड़ा। तो एक्सपेंशनिज्म के कारण आपको थोड़ी सी उस सॉलिड के अंदर जगह बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। सोनू गेट खुल गया, बंद करो कोई आके। सॉलिड्स, अब हम देखेंगे एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर पैक्ड लेस क्लोजली टू ईच अदर एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइट होते हैं, उनके अंदर जगह ही नहीं होती है कुछ भी हिलने की। लेकिन लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इतने सटे हुए नहीं होते हैं कंपैरेटिवली, अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड्स के मुकाबले इनके अंदर जगह ज़्यादा होती है। दस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज मोर, तो लिक्विड्स के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है। As the molecules are some distance away from each other, the force of attraction is not so strong. तो force of attraction भी इतनी strong नहीं होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। The molecules can thus move freely inside the liquid. तो उनके अंदर गैप होता है, इस कारण से वो molecules जो हैं वो लिक्विड के अंदर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि अंदर ही मूवमेंट कर सकते हैं। और जब हम गर्म करते हैं ऑन हीटिंग, the vibrations of these molecules increase, which increases the average distance between them. जब इसको गर्म किया जाता है, जब हम हीट करते हैं लिक्विड को, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, जिससे उनका एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि फैल जाता है वो, वैसे ही लिक्विड को भी जब गर्म किया जाता है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, एवरेज डिस्टेंस। सो दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसी कारण से उनके वॉल्यूम बढ़ जाती है, यानी कि लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? These vibrations are more in liquid as compared to solid. Solid से ज़्यादा vibrations होती हैं लिक्विड के अंदर। Thus liquids expand more than solids. तो solid से ज़्यादा लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करता है। इसका रीज़न एक ये भी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो लिक्विड में ज़्यादा होती है, जिस कारण से उसके मॉलिक्यूल्स को फैलने की जगह ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर हमें एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तीसरा हम देखेंगे एक्सपेंशन इन गैसेस। गैसेस के अंदर एक्सपेंशन कैसे होता है? सिंस द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी फार। अब गैसेज के अंदर आप याद करिए उस फिगर को जो मैं समझा रहा था आपको कि तीन आपको
बॉक्सेस दिए गए थे और तीनों के अंदर जो थे वो एक के अंदर फुल भरा हुआ था जो सॉलिड था, फिर लिक्विड के अंदर थोड़ा कम था, गैप था उसके अंदर, और गैसेस के अंदर तो 1 2 4 कुछ आपको डॉट्स दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर गैसेस जो हैं उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। द गैस मॉलिक्यूल्स हैव द मैक्सिमम फ्रीडम टू मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली। इसी कारण से गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं बिना रोक टोक के। लेकिन हीट किया जाए गैस को तो क्या होता है? ऑन हीटिंग अ गैस द वाइब्रेशंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जब गैस को हीट किया जाता है तो वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स के बढ़ जाते हैं, और एवरेज डिस्टेंस जो होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज, और इसी कारण से एवरेज डिस्टेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी बढ़ जाता है। हैंस द एक्सपेंशन इज़ मोर इन केस ऑफ गैसेस दैन इन लिक्विड्स और सॉलिड्स। इसी कारण से एक्सपेंशन जो है वो गैसेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स। सो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा किस केस में होता है? गैस में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप स्पेस होता है, इसी कारण से एक्सपेंशन भी सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर ही होता है। अब हम देखेंगे एक्सपेंशन अराउंड अस के कुछ एग्जांपल्स कि हम अपने आजू बाजू देखते हैं कि एक्सपेंशन में कौन कौन से एग्जांपल हमारे सामने रोज आते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वन एंड ऑफ द ब्रिज इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स। इनफ स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टील ड्यूरिंग समर। अब आपने ये देखा होगा कि इस प्रकार से जो गैप होता है इनके बीच में, ये गैप इनफ दिया जाता है। तो गैप इनफ सॉलिड की कोई भी चीज़ है, यानी कि लोहे की, मेटल की कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर गैप ज़्यादा रखा जाता है। वो गैप इसीलिए रखा जाता है ज़्यादा ताकि इसको एक्सपेंशन के लिए जगह मिल सके। अगर गैप नहीं रखा जाएगा तो इसको एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलेगी। तो स्टील जो है उसको एक्सपैंड होने के लिए ही उसके अंदर गैप रखना ज़रूरी होता है। दूसरा यहाँ पर बताया गया जैसे कि a fire alarm consists of 2 metal strips of iron and other of brass. When this is heated, it bends on the side of an iron. ये क्या लिखा है अर्नब? अभी क्या पता लगेगा बेटा, आधा आधा तो कटा हुआ है इसमें। तो जो अलार्म होता है, फायर अलार्म, आप जानते हैं कि जो कि आग लगने पे तुरंत बजने लगता है, उसके अंदर 2 मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, एक आयन की और एक ब्रास की होती है। यानी कि मेटल देख लीजिए, एक मेटल उसमें आयन है और एक ब्रास होता है। अब इसमें ब्रास जो होता है वो हीट होने पे ज़्यादा एक्सपैंड होता है। तो जब आग लगती है तो आग से आपको पता है गर्मी प्रोड्यूस होती है, यानी कि तो आग से जब गर्मी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ब्रास जो है वो जल्दी गर्म होकर आयन की साइड में झुक जाता है, और जो सर्किट होता है वो उस साइड झुककर उसे टच हो जाता है आयन की स्ट्रिप से, और उससे बेल जो है वो रिंग करने लगती है, बजने लगती है, यानी कि अलार्म शुरू हो जाता है। और जैसे ही आग बुझ जाती है, ठंडी हो जाती है, तो जो ब्रास है वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। स्ट्रिप जो उसकी थी ब्रास की वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है, और इससे अलार्म जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। कुल मिला के ऐसा बताया गया, देखिए ये आयन स्ट्रिप है, ये ब्रास स्ट्रिप है। तो गर्मी, आग की वजह से गर्म होने के कारण ये जो है ये इसकी तरफ झुकेगा, और जब ये इससे टच हो जाएगा तो अलार्म बजने लगेगा। जैसे ही ये ठंडा होगा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और अलार्म बजना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलार्म जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तीसरा यहाँ पर ड्यूरिंग समर्स द आयन एक्सपैंड्स। बताओ अर्णव पढ़ के जब। ड्यूरिंग समर द आयन एक्सपैंड्स तो ये आयन जो है वो एक्सपैंड होता है, हमने देखा है। तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में जो आयन, यानी कि लोहे की जो रेल की पटरियाँ आपने देखी है, तो पटरियों के बीच में ऐसा गैप जरूर देखा होगा आप लोगों ने। तो ये गैप जो है क्यों रखा जाता है? ये इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो पटरियाँ होती हैं तो धूप में रहती हैं, तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं आयन के, ये भी लोहे से बना होता है, मेटल से, और ये भी लोहे से बना होता है। तो इन दोनों के बीच में गैप इसलिए रखा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में ये एक्सपैंड हो सके, यानी कि इनको स्पेस मिल सके एक्सपैंड होने के लिए, इसीलिए इसको ऐसे रखा जाता है फॉर स्पेशली फॉर समर सीजन। हीटर्स आर ऑल्सो बेस्ड, आगे क्या है अभी, ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। अब लिक्विड थर्मोमीटर भी आपने देखे होंगे जिसके अंदर लिक्विड होता है। लिक्विड मीन्स
जो भी उसके अंदर पारा जिसको हम बोलते हैं मरकुरी वगैरह, तो लिक्विड थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे पूरे तरीके से रखे जाते हैं कि उसमें भी एक्सपेंशन के कारण ही हमें थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो पता लगता है, और वो गर्मी के कारण टेम्परेचर जो है वो लिक्विड एक्सपैंड होता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, और हम वहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि कितना टेम्परेचर नोट किया गया है। Knowing about how we can find the object whether it is hot or cold, so it's very simple कि हम जब ये जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है, तो सिंपली वी टच इट, हम उसको टच करते हैं और टच करने पे जो फीलिंग हमको आती है वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो इसी में आगे हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। We have just discussed that the hotness or coldness of an object is relative. अब hotness और coldness जो है वो relative कैसे है, यहाँ पर उसको जानने के लिए हमें ये पूरी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। जैसे कि हमें 3 बाउल्स लेने हैं, जैसे A B C के नाम से यहाँ पर 3 बाउल्स लिए, तो इसके अंदर हमें कुछ पानी डालना है। सम हॉट वाटर इन बाउल A के अंदर हॉट वाटर, वार्म वाटर इन B एंड आइस कोल्ड वाटर इन C, यानी कि C में बिल्कुल ठंडा, B में वार्म वाटर एवरेज, और ए के अंदर सबसे गर्म पानी। अपनी फिंगर जो है वो आप ए के अंदर डालिए, और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, एक हाथ की फिंगर्स आप ए में डालिए और एक की फिंगर्स सी में डालिए। तो अब दोनों हाथों को जब आप बाहर डालोगे तो आपको दोनों के अंदर डिफरेंट फील आएगी, यानी कि एक तरफ गर्म और एक तरफ ठंडा। यू फील कोल्ड ऑन योर राइट हैंड एंड हॉट ऑन योर लेफ्ट हैंड, ऑब्वियसली क्योंकि आप जो गर्म पानी में डाल रहे हो वहाँ गर्म लगेगा और ठंडे वाले में ठंडा लगेगा। दिस इज बिकॉज द सेंसेशन ऑफ टच इज रिलेटिव। तो ये रिलेटिव होता है, यानी कि जो हाथ आपने ठंडे पानी में डाला वो ठंडा फील करेगा और जो गर्म में डाला वो गर्म फील करेगा। When your hand comes from hot water to warm water, you feel water is cold. यानी कि आप गर्म पानी से अपना हाथ निकाल के जब एवरेज यानी कि मीडियम जो पानी वाली कटोरी है, बाउल, उसमें डालोगे तो आपको ठंडा फील होगा, क्योंकि आपका हाथ कहाँ से निकला है, गर्म पानी से निकला है। तो गर्म पानी जो था वो काफ़ी गर्म था, और जब आपने नॉर्मल पानी में हाथ डाला तो आपको ठंडा लगा, क्योंकि आपका हाथ जो था वो पहले गर्म में था, वो ठंडे पानी में आ गया, एक तरह से ऐसा फील होगा आपको। वहीं जब आप ठंडे पानी में से अपना हाथ निकाल के उस वार्म वाटर यानी कि एवरेज पानी के अंदर जब आप डालोगे अपनी हाथ को, तो आपको गर्म फील होगा, क्योंकि आप ठंडे पानी से निकाल कर अपने हाथ को लाए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंसेशन ऑफ टच जो है वो रिलेटिव होती है, कि अगर आप ठंडी, जैसे आप सर्दियों के मौसम में बाहर से आ रहे हैं और बहुत ठंड लग रही है, उस समय आकर अब नीचे से एकदम पानी जो निकलता है हैंडपम्प से, जैसे हम लोग निकालते हैं, तो वो पानी अगर हम देखेंगे तो वो पानी हमको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि हम बाहर बहुत ठंड है और पानी जो है वो एवरेज पानी है, धरती के नीचे से निकला है। वहीं जब गर्मी के दिनों में आप देखते हो कि बाहर बहुत गर्मी है और आकर आपने पानी, नॉर्मल पानी जो होता है वो भी हमको ठंडा ज़्यादा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाहर के हिसाब से ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है, ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ हम टच के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते हैं, क्योंकि टच जो है वो तो हमको रिलेटिवली बताएगी कि कैसा है पानी। तो आगे हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। वी हैव जस्ट डिस्कस दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी all agree upon. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. तो अगर हम हाथ लगा के बात करें, यानी कि अब आप एक ठंडी बर्फ़ के अंदर से आपने हाथ निकाला अपना बर्फ़ जैसे पानी के अंदर से और उसको नॉर्मल पानी में डाला, तो आप तो बोलोगे पानी गर्म है। वहीं एक व्यक्ति जो गर्म पानी से हाथ निकाल कर लाकर एवरेज पानी में डाल रहा है, वो बोलेगा पानी तो ठंडा है। तो अब वो अपनी जगह पर सही बोल रहा है, वो दूसरा अपनी जगह पर सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में पानी जो है वो कैसा है, तो इसको जानने के लिए एक एवरेज, एक स्केल होना चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड स्केल कहते हैं, ताकि हम जान पाएँ कि जो पानी है वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है। इसको कहा जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। तो टेम्परेचर इज़ द यूनिट। नाउ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और कुछ जगहों पे इसको सेल्सियस के तौर पे डिग्री सेल्सियस, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ऊपर 0 बना हुआ है और साथ में सी है, 0 मतलब ये डॉट रहता है, दैट शोज अस डिग्री सेल्सियस।
और तीसरा रहता है डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर की बात करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। आप डॉक्टर के पास गए होंगे कई बार, तो डॉक्टर ने आपको एक मुंह में रखने के लिए कितनी सी एक लॉन्ग रॉड टाइप एक कांच की एक मशीन दी गई होगी आपको। वो आप जब आप मुंह में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसको बोलेगा, 1 मिनट के बाद बोलेगा कि वापस दो, और उसके बाद डॉक्टर उसको देख के आपको बताएगा कि आपको फीवर है या नहीं। तो ये थर्मोमीटर होता है। थर्मो जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीट। थर्मोमीटर्स जो है वो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग के मेथड पे प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने देखा था ना पिछले वीडियो के अंदर कि कैसे जो लिक्विड है जब उसके ऊपर हीट मिलती है उसको तो वो एक्सपैंड होता है, तो ये उसी के ऊपर काम करता है। A thermometer has 2 standard markings on it known as the fixed points of temperature which always remain the same. The lower fixed point is the temperature at which ice melts at the sea level. The upper fixed point is the temperature at which pure water boils at the sea level. थर्मोमीटर के अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है लोअर पॉइंट, एक होता है अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट होता है वो पॉइंट जिस पे आइस जो है वो मेल्ट करती है, और अपर पॉइंट वो होता है जिस पे पानी जो है बॉईल करता है। The 3 scales used for the measurement of temperature are, ये तीनों स्केल तो जस्ट हमने रीड किए, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट अंडर्स सेल्सियस। सेल्सियस जो है उसको नाम दिया गया स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस, उनके नाम पे। इन सेल्सियस स्केल सेंटीग्रेड स्केल, जिसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल के अंदर जो है लोअर पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, और अपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपको पता है पानी को जमने के लिए 0 से नीचे जाना पड़ता है और उबलने के लिए 100 से ऊपर जाना पड़ता है। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन। अब 0 से लेकर 100 तक अगर हम बात करें तो उसको 100 पार्ट्स में बांटा जाता है। India has adopted the Celsius scale for measuring body temperature. Before the adoption of this scale, the Fahrenheit scale was used. भारत के अंदर हम सेल्सियस का उपयोग करते हैं बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए, पहले इसको फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता था। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के नाम से ये रखा गया नाम। इन दिस स्केल द अपर फिक्स पॉइंट, जिसमें अपर फिक्स पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और नीचे का जो पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सो द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट्स इज 180। अब इन दोनों के बीच में गैप आप देखोगे, 212 में से 32 को माइनस करोगे तो विल गेट 180। तो इनके बीच में डिवीजन जो होती है वो 180 होती है। यू विल लर्न अबाउट केल्विन स्केल इन हायर क्लासेस, और आने वाली क्लासेस के अंदर आप केल्विन के बारे में जानेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो यहाँ हम जानने वाले हैं अभी इस टॉपिक के अंदर। तो द रिलेशनशिप यूज टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल और वाइस वर्सा इज, अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। यहाँ पर C जो है वो है सेल्सियस स्केल, F जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल। एग्जाम्पल यहाँ पर एक और दिया गया आपके सामने जिससे आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ बॉय इज़ 98.6 डिग्री। यहाँ पर क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ एक्चुअली दिस इज़ नॉट क्लियर। तो 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है इसका बॉडी टेम्परेचर है एक लड़के का। बताया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कैलकुलेट इन सेल्सियस। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है उस बच्चे का बताया गया है फ़ारेनहाइट के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और उसको हमें चेंज करना है सेल्सियस के अंदर। तो फॉर्मूला जो ऊपर अभी जस्ट हमने देखा वही फॉर्मूला रहेगा, C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो यहाँ पर हम F की जगह पे हमारे पास 98.6 डिग्री है तो वो यहाँ लिख देंगे। 98.6 में से 32 को माइनस करेंगे तो आएगा 66.6 अपॉन 180। अब यहाँ पर 100 जो है यहाँ पर नीचे डिवीजन में है 100, और जब डिवीजन में होता है और इक्वल टू के निशान के उस तरफ जाकर वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यानी कि यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा पिक्चर बन जाएगा, इस तरीके से फिगर हमारा न्यू इक्वेशन आ जाएगा 100। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर आंसर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस का रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम थर्मोमीटर के टाइप्स के बारे में देखेंगे। थर्मोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर
लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो लेबोरेटरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इसके अंदर एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर। इसमें जो ये पतली सी ट्यूब होती है इसके ऊपर एक ग्लास होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिक, जिसको हम स्टेम कहते हैं। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लास बल्ब फिल्ड विद मर्कुरी। इसका जो नीचे का पार्ट होता है वो ग्लास के एक बल्ब की तरह होता है जिसके अंदर मर्कुरी फिल होता है, भरा होता है। एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड, और ट्यूब का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो सील्ड होता है। द स्टेम इज मार्क्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अभी जो स्टेम होती है इसके ऊपर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ थर्मोमीटर की सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। द कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू -110 डिग्री सेल्सियस। तो कॉमनली जो यूज़ किए जाने वाले टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर्स हैं जो लेबोरेटरी, उसमें -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का रीडिंग होता है। द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री और -10 डिग्री। यहाँ पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं है ऑल्दो, बट आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज़ द ट्यूब, ये पतली सी आप ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज़ अ कैपिलरी ट्यूब, इसको कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। ये अंदर जो आप ये देख रहे हैं नीचे का पार्ट देखिए ना, ऐसे डार्क कलर दिख रहा है, दिस इज़ मर्कुरी एंड दिस इज़ द ट्यूब, ग्लास बल्ब जिसकी बात कर रहे थे ना, जिसके अंदर मर्कुरी होता है वो है ये। When the thermometer is in contact with the hot body, the mercury in the capillary tube expands and rises up. When the thermometer is in contact with the cold body, the temperature mercury in the capillary tube contracts and falls down. अब यहाँ पर जो मरकुरी होता है, जब यहाँ पर कोई गर्म चीज़ इसके कांटेक्ट में आती है तो मरकुरी एक्सपैंड होकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, यानी कि एक्सपैंड हो जाता है। और जब वो ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो वो नीचे आकर सिकुड़ जाता है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको कि फ़ारेनहाइट जो है, मरकुरी थर्मोमीटर की इन्वेंशन कब हुई थी? गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था कब? 1714 के अंदर। ये आपको याद रखना है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप के थर्मोमीटर की बात करते हैं, वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैनॉट बी यूज टू मेजर the human body temperature. As soon as you take out the bulb of that laboratory thermometer out of your mouth, the level of the mercury starts falling due to its contact with air. Thus, it can give a wrong reading. To measure the body temperature, you need a thermometer in which the mercury level does not fall even when its bulb is removed from the mouth. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हमने देखा, उससे क्या हम बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं? मापा तो जा सकता है मे बी, लेकिन इट्स नॉट एक्यूरेट, करेक्ट नहीं होगा। रीज़न इज़ व्हाट कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जैसे ही आप अपने मुंह में, क्योंकि थर्मोमीटर टेम्परेचर मापने के लिए मुंह में रखा जाता है थर्मोमीटर को, तो थर्मोमीटर मुंह से जैसे ही आप निकालोगे और वो मरकुरी, वो बल्ब जो है वो जैसे ही हवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसका लेवल जो है वो गिर जाएगा, नीचे आने लगेगा। तो इस प्रकार से आपको करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी आपकी बॉडी टेम्परेचर की। इसलिए हमें ऐसा एक थर्मोमीटर चाहिए जिसके अंदर मरकुरी का लेवल अपने आप ना गिरे, भले उसको हम मुँह से निकाल लें तो भी ना गिरे। Thus, a clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. तो इसके लिए एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए। The construction of a clinical thermometer is the same as that of laboratory. अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जैसी ही होती है। इनके बीच में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ देयर इज़ अ स्लाइट बेंड इन द स्टेम जस्ट अबव द बल्ब। बस एक छोटा सा बेंड है, यानी कि थोड़ा सा घुमाव होता है, मोड़ होता है। ये देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये मोड़ दिया हुआ है, दिस इज़ द टर्न। दिस बेंड prevents the movement of mercury back into the bulb when the thermometer is taken out of person's mouth. अब इसी बैंड के कारण थर्मोमीटर को जैसे आप मुंह से बाहर निकालोगे ये अपने आप नीचे नहीं जाता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है इसकी रेंज रहती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री इसका लोअर पॉइंट रहता है और अपर पॉइंट रहता है 42 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नेवर गोज बियॉन्ड दीज लिमिट्स, यानी कि 35 से नीचे नहीं जाता है कभी और 42 से ऊपर भी नहीं जाता है कभी, इसलिए यही रेंज इसकी रहती है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के नाम से भी
जानते हैं। अब यहाँ पर ये पिक्चर आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी। ये देखिए किंक है, ये मरकुरी ट्यूब है जिसके अंदर मरकुरी बल्ब है जिसमें मरकुरी होता है। जैसे इसको गर्मी मिलती है यानी कि मुंह में लगाएं हम लोग तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो मरकुरी जो है आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पहुँचेगा तो इट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जैसे जैसे आगे जाएगा टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यूज़ कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। चलिए, पहले थर्मोमीटर को प्रॉपर्ली वॉश कर लीजिए किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा और उसको सुखा लीजिए कॉटन से। फिर थर्मोमीटर को पकड़िए और उसको थोड़ा जर्क्स दीजिए, झटका दीजिए। जैसे आप हाथ से कैसे हाथ को झाड़ते हैं ना, झटका देंगे तो इससे टेम्परेचर जो मरकुरी होता है वो नीचे आ जाता है। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, फिर आप अपने जीभ के नीचे जो बल्ब होता है, जो आगे का टिप रहता है, उसको अपने जीभ के नीचे 2 मिनट के लिए अराउंड रखिए। और अगर कोई बच्चा है, क्योंकि बच्चे आपको पता है मुंह में डालेंगे तो मुंह में तो इसको चबा भी सकते हैं ना, हम लोग तो बड़े हैं तो हम लोग उसको सॉफ्टली पकड़ सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा है तो उसको आर्म पिट के नीचे यानी कि बगल में भी उसको रख सकते हैं, नोट इन द माउथ, क्योंकि बच्चा जोर से दबाएगा तो कांच टूट जाएगा। आफ्टर 2 minutes टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मर्क्यूरी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट। अब 2 मिनट के बाद आप इसको निकालिए और एकदम सामने, आंखों के एकदम सामने रख के उसको चेक करिए। दिस गिव्स योर बॉडी टेम्परेचर, और इस प्रकार से आपको बॉडी टेम्परेचर मिल जाएगा सेल्सियस में। कुछ थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनके ऊपर फ़ारेनहाइट भी लिखा होता है। ये थर्मोमीटर्स जो होते हैं इनकी रेंज होती है 94 से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो दे गिव द सेम रीडिंग एज द सेल्सियस थर्मोमीटर। अब यहाँ पर डू यू नो में कुछ दिया गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स नीड्स utmost care. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of. If a thermometer breaks, nowadays digital thermometers are used which do not use mercury. अब मरकुरी थर्मोमीटर्स की एक समस्या होती थी कि उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि मरकुरी जो है वो एक जहरीला पदार्थ है और अगर ये टूट जाए थर्मोमीटर तो उसको डिस्पोज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था मरकुरी को। लेकिन आजकल इसकी जगह जो ऑटोमेटिक डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए उन्होंने ले ली है। प्रिकॉशंस, जब आप रीडिंग लेते हैं उस समय क्या रखनी पड़ेगी हमको। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, यूज़ करने से पहले और बाद में उसको धोना चाहिए। फिर थर्मोमीटर की रीडिंग जो है एकदम सामने रख के, हॉरिजॉन्टल रख के फिर माप देखा जाता है। हॉरिजॉन्टली एज टू कीप द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि उसको ऐसे रखा जाता है जैसे कि आपने पिक्चर में देखा ना, ऐसे रख के उसको देखा जाता है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक, ध्यान से इसको पकड़ा जाता है, अगर ये कहीं टकरा जाए तो टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, थर्मोमीटर को बल्ब से नीचे की तरफ से मत पकड़िए रीडिंग लेते वक्त। इवन डोंट स्टेरलाइज द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब, बॉइलिंग वाटर के अंदर भी इसको आप स्टेरलाइज मत करिए, ये टूट सकता है इससे। अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और सनलाइट और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक, यानी कि गर्म जगह पे इसको नहीं रखिए वरना ये टूट सकता है। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में जानेंगे। कन्वेक्शन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर दे कैनॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन। Then how are they heated? Liquids and gases are heated by another process of heat transfer called convection. तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको कैसे गर्म किया जाता है, ट्रांसफ़र होता है हीट जो एक जगह से दूसरी जगह में। तो यहाँ पर जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेज होते हैं दे आर मोस्टली बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इनको गर्म कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनके लिए एक नया जो सिस्टम रहता है, नया प्रोसेस रहता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। अब इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं नीचे। राउंड बॉटम वाला फ्लास्क जिसके आप पिक्चर में देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ है जो, और उसके अंदर पानी होना चाहिए और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हमें लेना पड़ेगा, जो कि आपको लेबोरेटरी के अंदर मिलेगा। एक स्पैटुला, स्पैटुला मतलब एक पकड़ने के लिए कोई चीज़ जिससे आप उसको अंदर ड्रॉप कर सको, स्पैटुला कहा जाता है, चिमटा बोल सकते हैं हम लोग जैसे, एक बर्नर और एक आयन का स्टैंड। तो इस तरह का एक सेटअप होना चाहिए। अब पानी के अंदर आपको पहले क्या करना है, ये सेटअप कर देना है और फिर इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देने। क्रिस्टल मतलब जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, वैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है केमिकल, उसके आपको दाने मिलेंगे, उसको आप इसमें डाल दोगे तो वो नीचे ऐसे सेटल हो जाएगा और इस तरीके से फिर उसको आप ऐसे गर्म कर लेंगे।
तो आपको पहले तो क्या मिलेगा, जब आप इसको यहाँ पर जो पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, इससे ये पानी जो है धीरे धीरे नीला होने लगेगा, यानी कि यहाँ बॉटम पार्ट जो है ब्लू ब्लू हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ से गर्म हीट देंगे तो ये जो है पानी नीचे से जो ब्लू कलर होगा वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला इस तरीके से नीचे आने लगेगा। तो यानी कि नीचे वाला पानी ऊपर और ऊपर वाला पानी नीचे आने लगेगा। इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। तो इससे पता क्या लगता है, इससे पता ये लगता है कि जो पानी है जब वो गर्म होता है, यानी कि ये पार्ट जब पानी का नीचे वाला गर्म होगा तो गर्म पानी जो है वो एक्सपैंड होगा, गर्म होकर एक्सपैंड होने के कारण ये ऊपर जाएगा, और जो ठंडा पानी जो है जो कि भारी होता है, मतलब वो ज़्यादा वजनदार है, हैवी है, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो जो हॉट वाटर है वो ठंडा होकर नरम हो जाता है, यानी कि लाइट हो जाता है, इसलिए वो ऊपर उठेगा, और ऊपर से कोल्ड वाटर जो है जो कि हैवी है वो नीचे उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरीके से कन्वेंशनल करंट पैदा होता है, इसी को कहा जाता है कन्वेंशन। आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर यही शो किया गया है कि कैसे जो है कन्वेंशनल करंट पैदा होता है। अब मैं इसको मिटा के आपको बताता हूँ, देखिए भी ये एरोज जो हैं ये बताती हैं कि हॉट वाटर ऊपर जा रहा है और फिर वो नीचे आता है कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर नीचे आएगा, उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह का जो मेथड है इसी को कन्वेक्शन कहा जाता है, और इसको साइक्लिक वाटर मूवमेंट, यानी कि वाटर जो है वो साइक्लिक मूवमेंट कर रहा है, इसको हम कन्वेंशन करंट भी कहते हैं। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेंशन। अब यहाँ पर पानी और गैस के जो एक्चुअल मूवमेंट है उसका, उसके पार्टिकल्स का, इसी के द्वारा ये पूरा जो हीट है ये पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी, इसी को कहा जाता है कन्वेक्शन। Compare this method to the instance with students when students come one by one to receive notebooks and go back. In liquid and gaseous, heat is transferred through convection because their molecules are quite, क्या लिखा है quite के बाद भी, easy to move। तो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं उनके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन के द्वारा, और इसके अंदर आपको पता है कि जो गैसेस और लिक्विड होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो गैप होता है उनके बीच में, इसी कारण से उनका मूवमेंट काफ़ी इजी होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर आपको पता है कन्वेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हाँ बेटा बोलो सर। तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इस कारण से उनके अंदर जगह ही नहीं होती मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की, इसलिए कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड्स के अंदर नहीं होता है। इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। करंट के बारे में कि इनके एप्लीकेशन यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वेंटिलेटर्स के अंदर, रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर्स and exhaust fans near the top of the side walls. The air we breathe out is warmer and hence lighter than the air around us. It moves up in the room and escapes through the ventilators or exhaust fans. The fresh air enters the room through the windows and doors. It is cooler and takes the place of the warm air rising upward, and thus a convection current is set up. आपके घरों के अंदर आप जानते हैं कि ऊपर यानी कि जो टॉप पार्ट होता है, यानी कि जो एग्जॉस्ट फैन लगाए जाते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं छत के पास में। तो इस तरह का एग्जॉस्ट फैन आपने देखा होगा कि हर एक जगह पर ऐसे फैंस लगे होते हैं, हॉल्स के अंदर, आपके रूम्स के अंदर भी होते हैं। तो ये जो हवा है जो हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं जिस हवा को, वो हवा गर्म होती है। जो आप अपने नाक के पास हाथ ला के देखिए और एक्सहेल करिए तो आप पाएंगे कि जो हवा आपके मुंह से या नाक से निकल रही है वो गर्म है, यानी कि वो हीट है, हॉट एयर है, और हीट होने की वजह से, वो गर्म हवा होने की वजह से वो ऊपर चली जाएगी, यानी कि ऊपर का पार्ट लाइट है इसलिए ऊपर चली जाएगी, और ऊपर से ये वेंटिलेटर्स यानी कि जो भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह हमने लगाया है उसके द्वारा वो बाहर फेंक दी जाएगी रूम से, और उसकी जगह ले लेगी बाहर से खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा। दूसरा, चिमनीज़ के अंदर, चिमनीज़ आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिज़ायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक। तो चिमनीज़ के द्वारा जो धुआं और स्मोक रहती है, जो फ्यूम्स ऐसी अनवांटेड जो धुआं रहता है उसको बाहर फेंकने का काम किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर से। द स्मोक, फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेस गैसेज आर लाइटर देन द एयर, देयरफॉर दे राइज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनी। अब ये जो हवा होती है, जो गर्म या धुआं होता है, ये हल्का होता है, क्योंकि गर्म होता है इसलिए हल्का होता है, जैसे हमने अभी रीड आउट किया। तो ये चिमनी के द्वारा ऊपर उठकर दूर बाहर चला जाता है चिमनी से।
तीसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर्स। इट इज़ एडविजिबल टू प्लेस द रूम हीटर्स एट द ग्राउंड लेवल फॉर effective heating. The warm air near the heater rises up and the cold air from the other areas rushes in to fill its space. The cool air is again heated up by the heater, setting up convection current. Soon all the air inside the room becomes warm. अब हीटर जो होते हैं, हीटर कभी भी रूम के अंदर ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। हीटर हमेशा कहा जाता है ग्राउंड के पास में रखे जाए, यानी कि ग्राउंड पे रखे जाए। क्या होगा इससे? इसके पास वाली जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उठेगी और जो बाकी हवा है जो ऊपर, वो नीचे आकर और गर्म होने का काम करेगी। तो इस तरीके से करंट सेट आउट हो जाएगा, ये गर्म होके ऊपर जाएगी तो एक करंट सेट हो जाएगा। इसको कहा जाता है कन्वेक्शन करंट। एयर कंडीशनर्स आर जनरली fitted at higher level on the wall of the rooms. This is done so that the convection current are set in the air and room gets cooler fast. तो एयर कंडीशनर जो एसी होते हैं वो भी ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा जो फेंके वो नीचे की तरफ आए ऊपर से और एक कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो सके। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन करंट इन नेचर। अब नेचर के अंदर भी कन्वेक्शन करंट जो है वो होता है, कैसे होता है वो देखते हैं। अब कोस्टल एरियाज़ के अंदर आप देखते हो कि दिन के समय पे ड्यूरिंग द डे टाइम सी से लैंड की तरफ हवा चलती है एंड फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट। रात के समय ज़मीन से सी की तरफ जाती है और दिन के समय सी से लैंड की तरफ जाती है। तो ये भी कन्वेक्शन करंट का ही एक हिस्सा है। पहले सी ब्रीज को देखते हैं। लैंड जो है यानी कि ज़मीन होती है वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करती है सी के मुकाबले, यानी कि पानी जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जबकि लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसी कारण से जो हवा होती है लैंड सरफेस के ऊपर वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर और एक्सपैंड होकर ऊपर उठ जाती है, और जो सी के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, वो उसकी जगह ले लेती है। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा, लैंड के ऊपर जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और सी के ऊपर की हवा जल्दी गर्म नहीं होती, क्योंकि सी जो है वो पानी जो है ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करता है हीट को। फिर यहाँ से ठंडी हवा इस हवा की जगह ले लेगी और ये हवा क्योंकि ऊपर उठ गई है यानी कि ये जगह खाली होगी, इसलिए फिर ये इस प्रकार से कन्वेक्शन करंट जो है वो पैदा हो जाता है। द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो समुद्र से यानी कि सी से हमारे लैंड की तरफ जो हवा बहती है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं। द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी टू रिसीव द कूल ब्रीज। जो कोस्टल एरिया में घर होते हैं उनकी विंडोज जो होती हैं वो समुद्र की तरफ होती हैं ताकि ठंडी ठंडी हवा वहाँ से आ सके। लैंड ब्रीज की बात करें, लैंड लूजेज हीट फास्टर देन द सी। एट नाइट द लैंड कूल्स मोर क्विकली देन द सी। अब रात के समय क्या होता है, ये लैंड जो है ये जल्दी ठंडा होता है, जबकि वाटर जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, यानी कि यहाँ पर हवा जो है गर्म रहती है, जिस कारण से ये हवा ऊपर उठ जाती है और ये ठंडे होने के कारण जो हवा है वो जल्दी नीचे आती है। तो एक सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्रिएट होती है इस तरीके से, यानी कि एक कन्वेक्शन करंट यहाँ पर पैदा होता है। वहाँ पर हमने क्या देखा था, ऊपर था ऐसे और यहाँ पर है उल्टा। So, the air above the sea being warmer rises up and the cooler air from above the land surface blows towards the sea to take its place. तो समुद्र जो है वो हवा जो है वहाँ पर गर्म है, जिस कारण से ज़मीन के ऊपर ठंडी हवा जो है जो कि हैवी हो जाती है वो समुद्र की तरफ बहने लगती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठ जाती है और वो जगह खाली हो जाती है, इसीलिए उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ बहती है। तो ये दो हमने टॉपिक्स पढ़े इसके। अब तीसरा जो इसका टॉपिक है वो है रेडिएशन। यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो आपको गर्मी फील होती है, यानी कि आपको वार्म फील होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल फ्रॉम द हीटर टू योर बॉडी। हीट जो है वो आपकी बॉडी तक कैसे आई, आप तो सामने बैठे हैं बस। द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज़ बैड कंडक्टर। हमने अभी तक देखा था कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। तो हम बैठे हैं और हमारे सामने हीटर है, तो हम दोनों के बीच में एयर तो ऑब्वियसली होगी ही, तो एयर तो बैड कंडक्टर है, तो फिर हमारे तक गर्मी कैसे आ रही है। Therefore, heat cannot be transferred due to conduction. The heat cannot even be transferred due to convection because the hot air surrounding the heater will become light and rise upward and not towards you sitting in front. तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, हमने देखा था कि एयर जो है बैड कंडक्टर है, इस कारण से यहाँ पर हीटर है और यहाँ पर आप बैठे हैं दूसरी तरफ, ये हैं यू, आप, और बीच में एयर है और ये हीटर है। तो हीटर से वहाँ तक नहीं जा पाएगी क्योंकि बीच में एयर है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन के द्वारा भी नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हवा जो है हीटर के आजू बाजू की गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और दूसरी ठंडी हवा इसकी जगह ले लेगी, तो कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, लेकिन ये आपकी तरफ तो नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर आप तक कैसे पहुँचेगी ये? When the heater is switched off, you immediately feel cold. This shows that the air around you remains cold. Thus, there must be a third process of heat transfer in which the medium is not heated and yet there is transfer of heat. This process is called radiation. अगर आप उस हीटर को बंद कर दोगे तो तुरंत आपको ठंड लगने लगेगी। तो इसका मतलब ये था कि आपके आजू बाजू की हवा जो है वो गर्म नहीं थी, वो ठंडी ही थी। बस जब तक वो चालू था उसके रेडिएशन के कारण आपको गर्मी मिल रही थी, जैसे आपने उस हीटर को बंद किया आपको ठंड लगने लगी। तो इसका मतलब कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के अलावा एक और जो प्रोसेस है जो कि हीट जो है ट्रांसफ़र करने का काम करता है, तो वो कौन सा है? वो है रेडिएशन। ऑल बॉडीज़ गिव आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन थ्रू स्पेस। तो हर एक बॉडी जो होती है वो एनर्जी देती है जो कि स्पेस से रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। यानी कि जो हमारे आजू बाजू जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो भी गर्मी देने वाला है वो रेडिएशन के द्वारा हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। हमें सन से हीट मिलता है, वो भी रेडिएशन के द्वारा मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ वैक्यूम। अर्थ और सन के बीच का जो ज़्यादातर स्पेस है वो वैक्यूम है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस ट्रेवलिंग थ्रू वैक्यूम। तो हीट जो है वो सन की हम तक पहुंचती है इस वैक्यूम से गुजर कर। द हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। तो ऐसी एनर्जी, हीट एनर्जी जो बिना किसी मीडियम के हमारे पास पहुंच जाए उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। रेडिएशंस नीड नो मीडियम। तो रेडिएंट हीट जो बिना मीडियम के पहुंचती है। रेडिएशन का मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र हॉट बॉडी से कोल्ड में, यानी कि जो बॉडी हॉट है उससे कोल्ड बॉडी में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन। लेकिन इसमें मीडियम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए जब हीटर और आप आमने सामने थे तो आपको गर्मी लग रही थी, अच्छा फील हो रहा था, वार्म फील कर रहे थे आप, लेकिन जैसे हीटर बंद किया गया तो आपको ठंड लगने लगी। तो इसका मतलब मीडियम यानी कि जो एयर है उस रूम के अंदर आपके आजू बाजू उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको इफेक्ट नहीं किया गया। यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि मीडियम को इफेक्ट नहीं हुआ और रेडिएशन जो है इसको मीडियम चाहिए भी नहीं। कंपेयर दिस मैटर टू थ्रो द नोटबुक्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एज कम्पेयर टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो जैसे हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, एक बच्चों को बुक्स पास की जाए, एक बच्चे लाइन में आकर लें, और तीसरा था अपनी जगह पर खड़े खड़े बुक को फेंक दीजिए। तो रेडिएशन जो है वो उसी तरीके का है कि आप खड़े खड़े अपनी जगह से ही आगे फेंक दें बुक को। देन नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब लाइट जो है वो भी एक तरह की रेडिएंट एनर्जी है और ये बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ गति से ये एमिट होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है बहुत तेज़ी से लाइट, और इसको जाने के लिए कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। जब लाइट है किसी बॉडी के ऊपर गिरती है तो वो बॉडी जो है उस लाइट को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ हद तक उसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर देती है। इसीलिए जो बॉडी के ऊपर रेडिएंट एनर्जी जब गिरती है किसी भी बॉडी के ऊपर तो उस रेडिएंट एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा जिसके ऊपर लाइट गिर रही है या रेडिएंट एनर्जी गिर रही है, और बाकी जो था यानी कि कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट बैक भी किया जाता है। तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर? पहला, द नेचर ऑफ इट्स सरफेस, कि वो सरफेस कैसा है, कि क्या वो अब्जॉर्ब कर पाएगा या फिर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, डिपेंड करता है उसके सरफेस के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो है किसी भी बॉडी के द्वारा अलग अलग होता है। इसको समझने के लिए आपने सिंपली देखा यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, 2 थर्मोमीटर लिए गए हैं जिनको 2 अलग अलग टिन के केन्स में रखा गया है। एक केन को ब्लैक पेंट किया गया है, दूसरा केन है जो कि वाइट कलर का आप देख रहे हैं। तो सूरज के रोशनी में इसको मतलब धूप में रखा जाएगा और दोनों में एक थर्मोमीटर डाला जाएगा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर यहाँ है और वही यहाँ लगा हुआ है और इसको ऊपर से पूरा पैक कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम समझिए आप आधा घंटा आपने रख दिया, तो आधे घंटे के बाद
जो ब्लैक बॉक्स होगा टिन का, उसके अंदर थर्मोमीटर का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, जबकि जो वाइट बॉक्स होगा उसके अंदर टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ये हमको बताता है कि किस प्रकार से जो मटेरियल है, अगर वो मेटल का है तो वो जल्दी गर्म होगा, यानी कि हॉट जो मेटल है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। लकड़ी रखोगे तो वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी हीट को। तो इसलिए डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पावर के ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल, और दूसरा कलर के ऊपर। वाइट जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, जबकि ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उनको लाइट कलर्ड क्लोथ्स हमको पहनने के लिए पेरेंट्स भी बोलते हैं, और हमें कहा जाता है कि लाइट कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े गर्मी के दिनों में, क्योंकि वो गर्म नहीं होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हमें ठंडक बनी रहती है बॉडी में। अगर हम गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़े या बहुत डार्क कपड़े पहनेंगे तो उसमें हमको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन वहीं जब सर्दी के दिनों में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे बॉडी गर्म रहती है। सो शाइनी स्मूथ सर्फेसेज आर बेटर रिफ्लेक्टर्स वाइल डल रफ सर्फेसेज आर बेटर अब्जॉर्बर्स। तो यहाँ पर इसकी भी एक कंडीशन दे दी गई है, शाइनी स्मूथ सरफेस जो होते हैं वो बेटर रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि डल रफ सरफेसेस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ये मैंने जस्ट आपको जो समझाया वही चीज़ है कि हम कपड़े जो है वो लाइट पहनते हैं गर्मी के दिनों में, और सर्दी के दिनों में हम डार्क कपड़े पहनते हैं। द हाउसेज इन हॉट कंट्रीज आर यूजुअली पेंटेड वाइट और लाइट कलर्ड। जो गर्म प्रदेश होते हैं, जो देश गर्म है बहुत, वहाँ पर घर जो होते हैं उनको बाहर से वाइट या फिर हल्का कलर पेंट किया जाता है, ताकि वो लेस हीट अब्जॉर्ब करें और गर्मी के दिनों में ठंडे रहें। तीसरा, द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर पेंटेड ब्लैक वाइल द साइड्स आर स्पार्कलिंग ब्राइट। दिस इज डन सो दैट द यूटेंसिल कैन अब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द बॉटम एंड रेडिएट लेस हीट फ्रॉम द साइड्स। जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं कुकिंग के लिए यूज़ करने वाले, उनको हम ब्लैक पेंट करते हैं बॉटम पार्ट में, और साइड्स जो रहती हैं उसको ब्राइट छोड़ा जाता है, यानी कि उसको चमकीला रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉटम पार्ट ब्लैक होने की वजह से हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक कलर, और ऊपर से रेडिएट वो कम करेगा, क्योंकि ऊपर से वो ब्राइट कलर होगा इसलिए। आगे है, द कंटेनर्स ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू अब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन। सोलर कुकर आपने देखा होगा अपने स्कूल के अंदर, सोलर कुकर के अंदर जो बर्तन रखे जाते हैं जिसमें खाना पकाया जाता है, उनको भी ब्लैक पेंट किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकें सन से। द इलेक्ट्रिक रूम हीटर हैव कर्व्ड पॉलिश्ड मेटल रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग एलिमेंट। द पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट रेडिएशन falling on it, thus keeps the person sitting in front of it warm. इलेक्ट्रिक रूम हीटर आजकल जो आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा सामने एक ऐसे रिफ्लेक्टर, एक कर्व्ड पॉलिश, यानी कि एक ऐसा शीशे की तरह समझ सकते हैं आप, चमकने वाला एक मेटल का लगा होता है चीज़, जिस पे जो रेडिएशंस हैं वो गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, और सामने बैठे व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिलती है और ठंड नहीं महसूस होती है। आगे हम देखेंगे थर्मोस फ्लास्क के बारे में। Thermos flask is a special type of vessel which keeps hot liquid hot and cold liquid cold for a long time. It is made in such a way that it reduces the loss of heat by conduction, convection and radiation to the minimum level in the following manner. थर्मोफ्लास्क जिसको हम बोलते हैं, थर्मोस भी कहते हैं हम, ये जो होती है इसमें गर्म चीज़ को गर्म रखा जाता है और ठंडी चीज़ को ठंडा रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा जो लॉस ऑफ हीट होता है, यानी कि हीट जो बाहर जाती है दूसरी जगह जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जिसको हम बोलते हैं, वो होने से इसमें रोका जाता है। ये अलग अलग तरीके से इन तीनों चीज़ों को होने से रोकती है। पहला देखिए, अ थर्मोस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल। ग्लास इज चूजन एज अ मटीरियल फॉर मेकिंग थर्मोस फ्लास्क बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास जो होता है उसकी डबल वॉल्ड होती है, यानी कि बोतल जो होती है उससे डबल वॉल होती हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। आपने देखा होगा, देखने में हमें थर्मोस बहुत बड़ी लगती है, लेकिन उसके अंदर छोटा सा, मतलब क्वांटिटी उसकी काफ़ी कम होती है, तो बाहर से वो भले बड़ी लगेगी, तो बाहर और अंदर एक वॉल रहती है जो कि ग्लास की बनी होती है, क्योंकि ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए ग्लास का यूज़ किया जाता है। दूसरा, all the air is evacuated, removed from the space between the two walls of the glass bottle to prevent the transfer of heat by conduction. जो वॉल्स होती हैं दोनों, उनके बीच के अंदर से बिल्कुल भी हवा जो है नहीं होती है, यानी कि वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ताकि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके कंडक्शन या कन्वेक्शन के द्वारा। एंड यू नो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो वैक्यूम में प्लेस नहीं
ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पर वो नहीं हो सकते हैं। द सर्फेस ऑफ द डबल वॉल्ड ग्लास बॉटल इज सिल्वर्ड लाइक अ मिरर, दिस इज डन टू रिड्यूस द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ये बाहर से जो होती है इसको बनाया जाता है एकदम सिल्वर्ड यानी कि चमकता हुआ बनाया जाता है ताकि रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर ऑफ हीट ना हो सके। A plastic stopper is fitted in the mouth of the flask and a plastic cap is screwed over this stopper. This is done to reduce conduction of heat as plastic is bad conductor of heat. प्लास्टिक का एक स्टॉपर होता है, आपने देखा होगा ऐसा, ये स्टॉपर होता है, उसके ऊपर फिर एक और ढक्कन आते हैं, इनकी डबल ढक्कन ज़्यादातर लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है हीट का, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का लॉस जो है, हीट का लॉस है, वो वहाँ से ना हो पाए। The glass bottle is held inside the metal case with the help of cork pieces. This is done to prevent transfer of heat by conduction as cork is a bad conductor of heat. ग्लास बोतल जो होती है उसके अंदर मेटल केस जो होता है उसको कॉक के द्वारा बंद किया जाता है, कॉक के पीसेस से। बॉटम पार्ट पे यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, दीज आर द कॉक पीसेस। यहाँ देखिए ये लगा हुआ है कॉक पीसेस। तो बॉटल जो होती है वो मेटल, बाहर से वो मेटल की होती है, देखिए ये मेटल है पूरा, और उसके अंदर ये कांच की बोतल है, प्लास्टिक की जो भी डालेंगे लोग, कांच होता है। तो ये जो कांच की बोतल है इसको ये कॉक पीसेस के द्वारा इसको पकड़ा जाता है ताकि हीट जो है बिल्कुल भी लॉस ना हो सके। Thus the transfer of heat into or out of the bottle, that is thermos flask, is very less, so hot liquid remains hot and cold liquid remains cold inside the flask for a long time. अब इसमें ऐसा नहीं है कि ठंडा होता ही नहीं है या भाई आपने इसमें डाल के रख दिया तो एक दिन पूरा गर्म रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो लॉस ऑफ हीट तो होता है बट कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, क्योंकि कोशिश की जाती है कि विद द यूज़ ऑफ दीज ऑल टेक्निक्स, ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं या फिर ये कॉक देख रहे हैं, इन सब की मदद से हीट का लॉस जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसके अंदर का पानी या वट एवर द थिंग इज़ देयर इनसाइड सब्सटेंस उसको गर्म रखा जा सके। तो ये था हमारा चैप्टर हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। अरे बहुत लंबा चैप्टर